हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। सो प्रीवियस के ही लेक्चर को हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए आज लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट नंबर 1 का है, जिसमें हम लोग डिज़ाइन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में स्टडी कर रहे थे। अभी तक जितने भी थियोरेटिकल पार्ट्स थे, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो जो चीज़ें आपको जानना था, जैसे कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम जानना था, इसके अलावा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में जानना था। क्या क्या डिफरेंट फार्मूलाज है, क्या क्या डिफरेंट कोडल प्रोविजंस है रिगार्डिंग स्टील, कितने टाइप के स्टील होते हैं, कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट का ग्रेड क्या होता है, एज पर IS 456 2000 कंक्रीट के कितने ग्रेड्स में डिवाइड किए गए हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में, मतलब जो बेसिक्स था डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का, उन सारे से रिलेटेड जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट थे, उसे मैंने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस करा है। ओके, सो अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट की वीडियोस को नहीं देखा है, सो जा करके पहले प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियोस को जरूर देख लें। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स टाइप 1 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना, कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर सेक्शन से आते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्वेश्चन किस तरीके से आता है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, पहला जो प्रॉब्लम आता है, टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेक्शन, मतलब एक सेक्शन दिया रहेगा और उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन क्या क्या रहेगा आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, गिवन क्या क्या रहेगा, पहला गिवन रहेगा डायमेंशन बी एंड डी। आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक बीम है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन बी और डी है, यानी बी और डी की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन रहेगी कि बी बराबर 200 mm है, डेप्थ बराबर 400 mm है, मतलब जो भी वट एवर डाटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट दिया रहेगा एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, दैट इज AST। आपको ये भी दिया रहेगा कि नंबर ऑफ स्टील जो सेक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं, नंबर ऑफ स्टील कहने का मतलब है कि जो जो हम RCC के अंदर में, कंक्रीट के अंदर में स्टील इम्बेड करते हैं, नंबर ऑफ स्टील दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग में उसका एरिया क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, थर्ड दिया रहेगा मटेरियल, दैट मीन्स ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, है ना, कि किस टाइप के ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज़ किया जा रहा है और किस टाइप के स्टील का यूज़ किया जा रहा है। मतलब दिया रहेगा कि M20 कंक्रीट है, M20 कंक्रीट है या M25 है या M30 है, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, और स्टील का ग्रेड दिया रहेगा, मान लो कि माइल्ड स्टील दिया गया है Fe250, या फिर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबल बार, दैट इज HYSD बार। HYSD बार में कुछ भी हो सकता है, Fe 415, Fe 500, कुछ भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो इतने सारे डाटा आपके क्वेश्चन में दिए जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या हमारा स्टेप्स होगा, उस स्टेप्स को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में अगर हम देख लें, तो पहला जो स्टेप है, उस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है फॉर द गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, जो भी हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम परमिसिबल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब हम टेबल से निकाल लेंगे एज पर IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन कौन सा परमिसिबल स्ट्रेस है, सिग्मा CBC और सिग्मा ST, क्योंकि इसका हमको जरूरत पड़ने वाला है आगे के स्टेप्स में। ठीक है, तो सिग्मा CBC किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। अगर M20 है तो उसके लिए अलग होगा, M25 है, M30 है, वट एवर द कंक्रीट ग्रेड इज गिवन इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दैट सिग्मा CBC values of varies. Okay, after that sigma ST, and sigma ST is totally depend upon the grade of steel. Okay, तो ये भी ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे केसेस में ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिए जाएंगे कि परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इतना है या परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील इतना है। अगर नहीं है तो उसको IS 456 के टेबल नंबर से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप हम फॉलो करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा, वो स्टेप होगा डिटरमाइन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज NC। ठीक है, और ये सारे जो हम कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं, इन सारे के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पहले, कि कैसे निकालते हैं, क्या होता है मॉड्यूलर रेशियो, क्या होता है M = 283 बाई सिग्मा CBC, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सेकेंड स्टेप है हमारा M = 280 बाई 3 सिग्मा CBC। ये एकदम याद रखिएगा, मॉड्यूलर रेशियो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000, IS कोड के अकॉर्डिंग जो है हमारा मॉड्यूलर रेशियो कितना होता है, 280 बाई 3 सिग्मा CBC। ओके, तब थर्ड स्टेप में हम आगे मूव करेंगे। थर्ड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूला से, क्योंकि मैंने बताया था बैलेंस सेक्शन के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है,
क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए। मैंने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम भी बताया था, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि ये वाला वैल्यू जो होता है हमारा एनसी का वैल्यू होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का। क्या होता है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है, अभी मैं सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे एनसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एम पता रहेगा, सिग्मा सी बी सी पता रहेगा, सिग्मा एस टी पता रहेगा, ओके, डी भी पता रहेगा। डी मतलब क्या? इफेक्टिव डेप्थ भी पता रहेगा। तो यहाँ से एनसी अननोन है जो कि क्वेश्चन है, तो एनसी हम यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं ये देख लेते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 4 में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फाइंड करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या फाइंड करेंगे? डिटरमाइन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 d इंटू एन स्क्वायर बराबर m इंटू ए एस टी डी माइनस एन। इन सारे का प्रूफ किया गया है लेक्चर्स के अंदर में, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर्स पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एन पता चल जाएगा और एन सी पता चल जाएगा, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पता चल जाएगा, दैट इज एन, और इसको हम एन ए लिख सकते हैं, और एक एन सी जो कि इससे पहले स्टेप में पता चला, एन ए और एन सी पता चल जाएगा। अब इस दोनों से कंपैरिजन करके हम ये पता करेंगे कि ये कौन सा सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन है या ओवर इन्फोर्स सेक्शन है। इसके लिए मैंने लास्ट के लेक्चर में वहाँ पे क्राइटेरिया सारे के बता रखे हैं ऑलरेडी। तो अगर एन ए बराबर एन सी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये चीज़ आपको समझना न्यूमेरिकल बनाने के लिए, अगर एन ए इजकल टू एन सी है मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कोइंसाइड करता है, तो वैसे सेक्शन को हम लोग बैलेंस सेक्शन कहते हैं। ये मैंने पहले बताया था, वैसे सेक्शन को बैलेंस सेक्शन कहते हैं। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया था, एम आर इजकल टू 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन सी ब्रैकेट ऑन डी माइनस एन बाई थर्ड। इसको आप बार बार याद बनाएंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आरसीसी ऐसा चीज़ है, डीसीएस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो सब्जेक्ट आपके लिए स्ट्रांग होगा, आपके फार्मूलाज मेमोराइज हो जाएंगे और सेटअप हो जाएंगे माइंड में, है ना। उसके लिए ज़रूरी है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ओके। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, ठीक है। वॉट एवर द नॉलेज यू हैव इट डजेंट मैटर, आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता है, आप कितना कोशिश करते हैं और कितना अभी के समय में कर रहे हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। सो एम आर इजकल टू एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये कौन सा साइड से, टेंशन साइड से है, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एन बाई थर्ड, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया था पहले। सो अगर कंप्रेशन साइड से निकालेंगे तो एम आर बराबर आ जाएगा 1/2 सिग्मा सी बी सी बी एन सी इंटू डी माइनस एन बाई थर्ड, है ना। अगर टेंशन साइड से निकालेंगे तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एन बाई थर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, पहला सेक्शन आप समझ जाएंगे। अगर एन ए बराबर एन सी आता है तो बैलेंस है। दूसरा में अगर ठीक है, अगर हम एन ए और एन सी को कंपेरिजन करें और एन ए की वैल्यू यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम है, तो मैंने बताया था जब भी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है वैसे सेक्शन को कहा जाता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। और उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है एम आर बराबर सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एन बाई थर्ड, ठीक है। उसके लिए हम ये फॉर्मूला को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अगर हमारा सेक्शन ओवर इन्फोर्स है, इसका मतलब है कि एन ए यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी एन ए मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा है, तब उस केस में हमारा कहलाता है ओवर इन्फोर्स सेक्शन। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखिए एक बार मैं डायग्राम बता देता हूँ, एक्चुअली मैंने ये सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है। ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ इसमें ये वाला पार्ट क्या है, क्रिटिकल है, जो उसके न्यूट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, ये क्या है, क्रिटिकल है, ठीक है। तो अगर हमारा बैलेंस होगा तो एन ए एन सी क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये न्यूट्रल एक्सिस हमारा है एन सी, ठीक है। अगर हमारा सेक्शन अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है दैट इज एन ए, ये एन ए क्या है, एन सी से छोटा है, उसको कहेंगे अंडर इन्फोर्स। अगर हमारा एन ए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए ग्रेटर दैन एन सी, तो ये कहलाएगा ओवर इन्फोर्स सेक्शन, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो हम लोग वहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील वाला साइड से निकालते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम स्टील वाला साइड से निकालते हैं, ठीक है। और अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो वहाँ पे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्प्रेशन साइड से निकालते हैं, ठीक है। और अगर बैलेंस सेक्शन है तो आप लोग किसी भी साइड से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडर इन्फोर्स सेक्शन के केसेस में यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है,
क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते हैं स्टील वाला साइड से करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंक्लूजन समझें कि जब भी अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा, अभी आपको सिर्फ कंक्लूजन समझना है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग टेंशन वाला साइड से निकालेंगे, ओवर इन्फोर्स में हम लोग क्या निकालेंगे, कॉम्प्रेशन वाला साइड से निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता हो गया कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो कैसे निकालेंगे, ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो कैसे निकालेंगे, बैलेंस होगा तो कैसे निकालेंगे, एमआर की वैल्यू है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में दे दिया जाता है मोमेंट ऑफ, कभी कभी क्या होता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में निकालना पड़ेगा और आपको ये भी बोला जाएगा कि बीम कितना सेफली लोड को कैरी कर पाएगा, ये भी निकालना पड़ेगा। तो आप लोग एम की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल लेंगे, एम की वैल्यू आपको पता चल जाएगा ऊपर से, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही तो होगा मोमेंट, मतलब इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि बीम कितना मोमेंट को रेजिस्ट कर पा रहा है, रोक पा रहा है। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता चल जाए और उसको अगर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर दे तो वहाँ पे हमें डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी पता चल जाएगी, जो कि हमारा एक्चुअल लोड होगा जो कि बीम कैरी कर पाएगा, है ना। ये चीज़ आपको समझना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में बीम किस टाइप का दिया हुआ है और उस बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, क्योंकि हमेशा हम डिज़ाइन मैक्सिमम के लिए करते हैं। तो अगर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन कर दिया जाए तो उससे कम का मोमेंट अगर बीम पे आता है तो क्या होगा, बीम क्या होगा, उस लोड को आसानी से कैरी कर पाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि बीम में जो क्वेश्चन में दिया गया वो बीम किस टाइप का है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL²/8 होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। और चूंकि बीम पे लोडिंग जो होगा क्या होगा, UDL होता है, चूंकि बीम होता है क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के फॉर्मेट में होता है। क्योंकि बीम जो होता है, बीम में चारों जो मतलब सभी जगह पे क्या होता है, एक समान लोड होता है, क्या होता है, एक समान लोड होता है। इसलिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करके, लोड को एज्यूम करके किया गया है, क्योंकि बीम पे हमारा लोड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि यूनिफॉर्मली बीम है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W दिया गया है, तो उस W को कैलकुलेट करें, कितना W आएगा। तो W को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो एमआर की वैल्यू कहलाती है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऊपर वाले स्टेप से कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से WL²/8 के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से आपको L की वैल्यू पता रहेगा, स्पेन का वैल्यू 8 कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता रहेगा। तो यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, W की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। ये भी आता है कभी कभी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले और बीम मैक्सिमम लोड को कितना कैरी करेगा ये भी फाइंड आउट करें, ठीक है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर ये कैंटिलीवर बीम दिया गया है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम दिया गया है, बीम का टाइप है, बट लोड हमेशा चारों तरफ क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस केसेस में आपको पता है कि W इंटेंसिटी का लोड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू WL²/2 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो मॉस में आप लोगों ने जो पढ़ा था उस सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रॉपर रिविजन्स करते रहिए, ठीक है। और इसलिए यहाँ के लिए सिर्फ नहीं, अगर आपको आगे भी कुछ कंपटीशन क्वालिफाई करना है या कुछ अच्छा करना है तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेफ लोड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में निकालना पड़ेगा और कहीं कहीं लोड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक करेंगे अभी और वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम आएंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि अभी मैंने स्टेप आपको बताया है, उस पर बेस्ट एक न्यूमेरिकल बताते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करते हैं अभी एक। देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, देखिए लिखा गया है ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिर्फ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के बारे में आपको बताया है और उसका यहाँ पे क्या है, वीडियो भी है। तो देखिए यहाँ पे बीम सेक्शन है जिसका डायमेंशन 250/500 mm है, ठीक है। ये दिया गया है, देखिए 500 mm के बगल में लिखा हुआ इफेक्टिव, कहने का मतलब है जो 500 दिया गया वो इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। हैज़ 5 बार ऑफ 14 mm डायमीटर, हैज़ क्या है, 5 बार है, नंबर ऑफ बार 5 है, जिसका डायमीटर कितना है 14 mm है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या निकालना है आपको, ये देखिए फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है सिग्मा CBC के वैल्यू 7 Nm/mm², और यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं दिया गया है, या तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा या तो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन दिया रहेगा। यहाँ पे हो सकता था आपको M दिया रह सकता था M20, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और यहाँ पे सिग्मा ST की वैल्यू दी गई है 140 Nm/mm²। यहाँ पे दिया जा सकता था कि आप यहाँ पे माइल्ड स्टील का यूज़ करें या Fe415 का यूज़ करें, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपने देखा यहाँ पे दिया गया है, एक तो आपका क्वेश्चन में डायमेंशन दिया गया है, दूसरा दिया गया है एरिया ऑफ स्टील दिया गया है, ठीक है। तीसरा जो दिया गया है ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है, यानी कि परमिसिबल स्ट्रेसेस दी गई हैं। चौथा जो दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, यानी ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया। तो अब इतना चीज़ आपको पता है, यहाँ से आपको निकालना है एमआर की वैल्यू, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने अभी स्टेप बताया उस स्टेप को फॉलो कीजिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो मैं भी उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इस पार्ट को प्रोसीड करता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बीम है, सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लें। इस तरीके से एक बीम है, ठीक है, जिसके अंदर में जो 250 mm बिड्थ दिया गया और 500 mm इफेक्टिव डेप्थ यहाँ लिखा गया है। अगर नहीं दिया रहता इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू तो टोटल डेप्थ हम मानते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 500 mm क्या इफेक्टिव है। तो सबसे पहले आप ये दिखा दीजिए यहाँ पे 250, ठीक है। और टॉप से लेकर स्टील, और स्टील हमेशा नीचे से कुछ ऊपर ही रहता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन में ये स्टील हमारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 500 इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 स्टील है। आप लोग बीम देखे हैं, बीम इस टाइप का रहता है क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग की बात करें, नथिंग लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो बीम का क्रॉस सेक्शन इसी तरीके से होता है, ठीक है। आप कट करोगे बीम को तो एक क्या निकलेगा, एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में निकलेगा कट करने के बाद में। एक बीम है, बीम को अगर कट करोगे, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक्स में समझाया। एक बीम है, अब बीम को अगर सेक्शन कट करोगे एक्स एक्सिस से ऐसे, तो बीम का सेक्शन कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो यही सेक्शन है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हैविंग सेक्शन, ठीक है। आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हैविंग सेक्शन 250/500। अब यहाँ पे क्वेश्चन में और चीज़ दिया गया है कि 5 स्टील है, 5 बार कहने का मतलब है 5 नंबर ऑफ स्टील है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ क्या है, स्टील है, जिसका डायमीटर, अब स्मॉल डी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 5 से डिनोट किया था डायमीटर को, 5 बराबर 14 mm। जो स्टील का डायमीटर है कितना है, 14 mm है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में दिए गए हैं। अब इसके बाद हम आगे का जो क्राइटेरिया, आगे का जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इतना चीज़ आप डायग्राम से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया है तो B बराबर 250, स्मॉल डी इक्वल टू 500 mm, ठीक है। सिग्मा CBC क्वेश्चन में 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा ST 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्टील निकालना है आपको इसके बाद में, अगला जो स्टेप है। तो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे आप लोग, 5 बार है या 14 mm डायमीटर है। तो बार कैसा होता है जी, बार इस तरीके से होता है ना, बार इस तरीके से होता है, ठीक है। और बार दिया गया 14 mm डायमीटर का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सर्कुलर पार्ट होता है, क्या होता है, सर्कुलर पार्ट होता है इसका क्रॉस सेक्शन। तो π/4 इंटू क्या, डी स्क्वायर, सर्कल करिए कितना होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर इंटू कितना बार है, 5 बार है, इसलिए यहाँ पे 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, π/4 इंटू क्या, डायमीटर का स्क्वायर, क्योंकि जो रॉड है, रॉड का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एक सर्कल होगा, और सर्कल का डायमीटर यहाँ दिया गया है 14 mm। तो 14 mm की सहायता से आप यहाँ पे एरिया निकाल सकते हो, π/4 इंटू डी स्क्वायर। और यहाँ पे एक बार नहीं है, 5 बार है, तो पांचों बार का डायमीटर सेम है, तो 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पांचों बार का डायमीटर सेम है, इसलिए 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यही क्वेश्चन में रहा था कि 4 को 14 mm डायमीटर का और 1 को 20 mm डायमीटर का है। तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, और प्लस में 20 के लिए अलग से डायमीटर निकालते π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे पांचों बार सेम डायमीटर का है, दैट्स वाई यहाँ पे 5 इंटू 5/4 इंटू 14 का स्क्वायर। सो एस टी यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो 769 mm स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यानी आपको पता चल गया कि उस बीम में 5 ठो स्टील 14 mm का है, जिसका टोटल एरिया जो है हमारा 769 mm स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो अगला स्टेप हम फॉलो करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस स्टेप में हम फॉलो करेंगे क्या, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको एनसी और एनए की वैल्यू फाइंड आउट करनी बहुत ज़रूरी है। उसी से हमें पता चलेगा कि ये सेक्शन क्या है, ओवर रिइंफोर्स है, अंडर इन्फोर्स है और बैलेंस है। ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तब भी हम एम आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनसी को निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, एम सिग्मा CBC डिवाइड बाई सिग्मा ST बराबर NC बाई D माइनस NC। ये सारी चीज़ मैंने आपको पहले प्रूफ भी किए हैं, और अभी मैंने जो स्टेप बताया है उस स्टेप में भी आपको इससे मैंने बताया है। तो एम की वैल्यू 13 क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, दिया गया है मॉडुलर रेशियो, ठीक है। और अगर मॉडुलर रेशियो नहीं दी गई है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, एम बराबर 280 क्या जी, 280 डिवाइड बाई में 3 सिग्मा CBC। इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे, आपको सिग्मा CBC की वैल्यू क्या है पता है, तो पुट करिएगा, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, एम का बराबर आ जाएगा 13,
इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। 280 और सिग्मा CBC की वैल्यू कितना है 7 है, तो 280 डिवाइडेड बाई 13 गुने 7, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, m का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, चेक करके, ये आएगा 13, ठीक है। तो m बराबर क्या हो गया 13, सिग्मा CBC की वैल्यू 7, ये अगर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। m बराबर 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC, मैंने स्टेप में भी बताया था अभी, ठीक है। तो सिग्मा CBC की वैल्यू गिवन है, पुट कीजिएगा तो m का वैल्यू 13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिग्मा ST की वैल्यू 140 क्वेश्चन में दी गई है, NC हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई d। देखिए यहाँ पे स्मॉल d है, तो स्मॉल डी है तो एज इट इज रख देंगे 500, लेकिन अगर कैपिटल डी रहता तो कैपिटल डी अगर रहता तो उसमें से हमें इफेक्टिव कवर की वैल्यू को क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता, क्योंकि कैपिटल डी अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो नीचे से ये वाला पार्ट जो इफेक्टिव बीम के लिए 20 से 25 से नीचे से हमको घटाना पड़ता, क्योंकि टोटल अगर 500 रहता तो इसमें से 20 से 25 में घटा करके तब हमको इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू देना पड़ता है। कैपिटल डी अगर रहता दिया हुआ तब, मैं और भी एस्पेक्ट को बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको अभी आगे आपको दिक्कत ना हो। अगर कैपिटल डी रहेगा तो कवर को घटाना पड़ेगा, याद रखिएगा, कवर नीचे से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हम लोग टोटल डेप्थ को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं फॉर दी, किस लिए, हम लोग को इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से बचाना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि स्मॉल डी की वैल्यू ही 500 दी गई है, तो एज इट इज हम फॉर्मूला में रख देंगे। यहाँ से एनसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 197 mm, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 197 mm, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एन ए की वैल्यू यानी एन की वैल्यू यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, b इंटू एन स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 इंटू बी एन स्क्वायर बराबर m इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू को पता है 250 डिवाइड बाई 2 इंटू एन स्क्वायर यानी एन ए स्क्वायर, m की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया 13, 280/3 सिग्मा CBC से, AST की वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट किया 769, स्मॉल डी की वैल्यू 500 माइनस एन, और यही एन की वैल्यू में निकालनी है, और एन की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 164 mm, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि एन ए की वैल्यू यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू एनसी से क्या है, कम है। आप देख सकते हो ऊपर में, यहाँ पे एनसी की वैल्यू 197 है और एन ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है 164 है। इट इज ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द सॉल्यूशन कि एन ए इज लेस देन एनसी, दैट मीन्स 164 लेस देन 197, दैट इज ट्रू, दैट इज एन ए इक्वल टू एन ए लेस देन एन सी, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से क्या है, कम है। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा क्या हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो ये हमारा एन सी की वैल्यू 197 आ रही है, ठीक है, जबकि हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस सॉरी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये 190 से कम है, यानी कि यहीं पे है, ये है हमारा एन ए। सो इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एन ए की वैल्यू जो है एनसी से कम है। सो दिस इज ए विच टाइप ऑफ सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। किस टाइप का सेक्शन है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन है। अब अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अंडर इन्फोर्स सेक्शन के केसेस में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेंशन साइड से हम फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, टेंशन साइड से। तो टेंशन साइड से फॉर्मूला कैसे होता है, एम बराबर सिग्मा एस टी इंटू एस टी इंटू डी माइनस एन बाई थर्ड, याद रख लीजिए पूरा अच्छे से फॉर्मूला को। अब सिग्मा एस टी की वैल्यू 140 गिवन है, एस टी की वैल्यू फाइंड आउट किया है, स्मॉल डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और एन की वैल्यू यहाँ पे यानी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। कंफ्यूज मत होइएगा, एनसी नहीं पुट करना है, क्योंकि एक्चुअल हमारा क्या है, हमको एक्चुअल से मतलब है ना, तो एक्चुअल कितना है 164 है, इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे डिवाइड बाई 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 47944586 न्यूटन एम एम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन मीटर में। तो सबसे पहले देखिए 1 न्यूटन एम एम में अगर हम सीधा फॉर्मूला आपको बता दें, अगर 1 किलो न्यूटन मीटर को अगर हम सीधा फॉर्मूला बता दें तो 1 किलो न्यूटन को कितना न्यूटन ले सकते हैं, किलो को चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन बाद में आपको दिक्कत आएगा फिर, है ना। सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा 1 किलो में। और देखिए न्यूटन एम एम है, 10⁻³ न्यूटन तो हो गया। अब 1 मीटर, अब 1 मीटर में कितना एम एम, 1000 mm यानी 10⁻³ mm, तो 10⁻³ तो 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर, अब 10⁻³ इंटू 10⁻³ पावर ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा mm में। तो इसको लिख सकते हैं टोटल को हम लोग 10⁻⁶ कितना 6 न्यूटन mm, यानी 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर 10⁻6 न्यूटन mm। ये याद रखिएगा, 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर 10⁻6 न्यूटन mm। ये कन्वर्सन कैसे मैंने बताया, किलो को चेंज किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके और मीटर को चेंज किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके mm में। तो ये हो गया 1 किलो न्यूटन बराबर 10⁻6 न्यूटन mm। क्लियर है।
तो अब देखिए यहाँ पे तो कैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया है। तो अगर 1 न्यूटन एवं को किलोमीटर में मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे, 10⁻6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो इसको अगर आप इस वाले पार्ट को 10⁻6 से डिवाइड कर दोगे ऊपर वाले पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट करेंगे 0, 10⁻6 से डिवाइड करने का मतलब है कि 10 ऊपर जाकर के 10⁻⁻6 हो जाएगा। देखो न्यूटन एम वाला पार्ट को 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर मीटर में होता है 10⁻6 न्यूटन एम, इसलिए 1 न्यूटन एम बराबर 1/10⁻6 किलो न्यूटन मीटर, मैंने बताया अभी। तो यहाँ पे 10⁻6 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होकर के यानी कि 6 जीरो शिफ्ट हो जाएगा। तो 6 एक हो गया, 2 3 4 5 6 यानी 49.95 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्लियर है। क्या करेंगे, 10⁻6 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है कि ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के नॉमिनेटर वाला पार्ट में हो जाएगा 10⁻6। तो 10⁻6 होगा तो यहाँ पे मतलब 6 डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 6 फर्स्ट डेसिमल हो गया, 8 सेकेंड डेसिमल, 5 थर्ड, 4 हो गया फोर्थ डेसिमल, फिर 4 हो गया 5 डेसिमल, 9 हो गया 6 डेसिमल। तो 49 पॉइंट, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे सही कीजिएगा, 47 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 47.9 होगा यहाँ पे, 47.95 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं। सो मुझे लगता है कि ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके लिए न्यूमेरिकल को समझने के लिए। आगे के लेक्चर में मैं थोड़ा सा स्पीड रखूंगा इस चीज़ को, और ठीक है, क्योंकि अभी मैं बता रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।